नमस्कार, अंदर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीत दीक्षित। अंदर की बात में हम बात करेंगे। हर दिन सियासत में बहुत कुछ देखने को और सुनने को मिलता है। बहुत सी हलचल होती है, बहुत से कयास लगाए जाते हैं, तो कई सियासी किस्से सुने और सुनाए भी जाते हैं। लेकिन हर खबर में बहुत कुछ ऐसा होता है जो पर्दे के पीछे रह जाता है। तो इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी ही अंदर की बातें, जानेंगे उन खबरों के मायने और समझने की कोशिश करेंगे सियासत के दाव पेच को। तो चलिए शुरू करते हैं अंदर की बात। अंदर की बात में आज बात करेंगे इंदौर की राजनीतिक सूबे की। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो इंदौर में राजनीति में अगर किसी का वरद हस्त है तो उसका नाम मोहन सरकार के कद्दावर मंत्री के तौर पर लिया जाता है। लेकिन इंदौर जिले की अगर 9 विधानसभाओं की बात करेंगे तो एक विधानसभा ऐसी है जिसमें विधायक ब्राह्मण है। लेकिन इस विधानसभा में एक आश्चर्यजनक बात सामने आती है। पहले यहाँ इस ब्राह्मण परिवार में 2 सदस्य सक्रिय राजनीति में अलग अलग दल से थे, लेकिन अब एक ही दल में राजनीति कर रहे हैं। एक विधायक है तो एक ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष है, और दोनों का की ही राजनीतिक मदद करने का काम तो मोहन सरकार के मंत्री का ही है। तो आज समझेंगे अंदर की बात में इंदौर की सियासत को, और कौन कितना मजबूत भी, ये भी जानेंगे। तो अंदर की बात में शुरू करेंगे। हमारे साथ रोजमर्रा की तरह हमारे वरिष्ठ सहयोगी पत्रकार अशोक शुक्ला जी और भानु चौबे जी जुड़े हुए हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत है, चौबे जी आपका और शुक्ला जी। तो इंदौर की सियासत को समझने के लिए हम सबसे पहले भानु चौबे जी के पास चलते हैं। चौबे जी, ये सियासत जो है, अंदर की बात में जानेंगे इंदौर का आखिर कौन कद्दावर मंत्री है, और ये कौन 2 ब्राह्मण चेहरे हैं जो बड़ी सक्रिय राजनीति में और एक ही दल में इस समय। आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो दरअसल पूरा परिवार, यानी उनके पिता का बड़ा प्रभुत्व था, और पहले उनके क्षेत्र में रहा, फिर और भी क्षेत्रों में बढ़ा, और उनकी अलग पहचान थी के बारे में कुछ वर्गों में नकारात्मक बातें थी, लेकिन उनका जो अपना एक व्यक्तित्व था, बड़ा वो प्रभावी व्यक्तित्व था, और उनका रौबदार व्यक्तित्व था। और दरअसल उनकी शुरुआत कहें जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी से है। वो एक पार्टी में प्रभावशाली नेता इस क्षेत्र के रहे। हालांकि उन्होंने सक्रिय राजनीति में एक आध बार कोशिश की, बाकी वो नेपथ्य में रह के ही काम किया उन्होंने। मैं नाम ले दूं, विष्णु प्रसाद शुक्ला, उनको बड़े भैया के नाम से उनके चाहने वाले जानते थे। और परिवार में उनके जो बेटे हैं संजय शुक्ला, वो विधायक रहे कांग्रेस से, और कांग्रेस में उनका बड़ा सक्रिय रोल रहा। वो सुरेश पचौरी और दिग्विजय सिंह और उस तरफ बड़े सक्रिय रहे। बाद में वो चुनाव हारे हैं, और उनका भाई फिर राजनीति में आया, जो चचेरा भाई है, वो विधायक है भाजपा से। और उनको इंदौर के जिस कद्दावर मंत्री या नेता का आप नाम ले रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय का, वो गोलू शुक्ला विधायक के मेंटर कहे जा सकते हैं। और चुनाव हारने के बाद उनके भाई संजय शुक्ला भी बीजेपी में आ गए। इस तरह विधायक एक परिवार में बना हुआ है, और दूसरा भाई पार्टी में है, लेकिन अभी तक कोई सक्रिय रोल नहीं है उनका। लेकिन वो, ये मैं कह सकता हूँ कि इस परिवार का ये तो जो अभी पीढ़ी है, ये तो बहुत यंग पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, लेकिन ये परिवार का इनके पिता के जमाने में प्रभाव रहा, राजनीति में वर्चस्व रहा। आजकल के समीकरण में वो वोट, जो अलग वोट था, वो अब, जैसा मैंने कहा, कैलाश विजयवर्गीय जी का वोट माना जाता है।
तरह से एक और विधानसभा नंबर 3 जिसके गोलू शुक्ला विधायक हैं, वो भी कैलाश विजयवर्गीय जी के प्रभाव में मान ली गई है, क्योंकि वो उनके मेंटर कहे जाते हैं। इस तरह की राजनीति है, जो पारिवारिक राजनीति रही, एक लंबी पारी है उनकी। जी हाँ। जी जी। शुक्ला जी, जैसा कि आपने सुना होगा चौबे जी से कि अंदर की बात में कैलाश विजयवर्गीय वहाँ जो है सबसे ताकतवर नेता माने जाते हैं इंदौर में। स्वाभाविक तौर से लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और वहाँ एक उनका एक अपना ओरा है। राजनीति में हर क्षेत्र के लोगों का ओरा होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों के जिक्र हो रहे हैं वहाँ सर्वाधिक माना जाता है कि वो पावरफुल इसलिए भी है कि उनके ज़्यादातर विधायक हैं, लेकिन कुछ विधायक ऐसे हैं जो न्यूट्रल हैं। लेकिन अंदर की बात में और राजनीति को गहराई समझेंगे आपसे, क्या है पूरा ये समीकरण? अब देखिए, काफी कुछ तो हमारे जो आदरणीय चौबे जी ने बताई दिया आपको कि किस तरह से मालवा की घाटी के लिए जो ब्राह्मण परिवार है, वैसे ये बड़े ट्रांसपोर्ट व्यवसायी रहे हैं विष्णु शुक्ला जी, और ब्राह्मण समाज में भी इनका बड़ा रसूख रहा है, अध्यक्ष भी रहे हैं। और संजय शुक्ला जिनका भी जिक्र हो रहा था कि वो किस तरीके से चुनाव हारने के बाद में, तो जब आपके कुछ हित होते हैं तब आप जो है किसी एक राजनीतिक संरक्षण की आपको आवश्यकता महसूस होती है। उसके चलते संजय शुक्ला चले गए। और मध्य प्रदेश में चूंकि बीजेपी की सरकार है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे नेता मध्य प्रदेश में आपने देखे होंगे जिन्होंने अवसर को भराने की कोशिश की और उन्होंने दल बदल किया। तो इसी तरह की ये मामला मालवा का भी है। और अभी आप जो पूछ रहे थे कि किस तरह की वहाँ की राजनीति है, तो अब वहाँ की राजनीति में जो सुमित्रा ताई के जाने के बाद में जो एक शून्यता पैदा हो गई थी, या वहाँ जो इस तरह से कैलाश विजयवर्गीय और कभी सुमित्रा ताई के बीच में जो है थोड़ा सा एक राजनीतिक अनबन होती थी, अब वो वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं, पूरा मैदान खाली है और ले देकर अब वहाँ पर एक बड़े नेता के तौर पर कैलाश विजयवर्गीय देखे जाते हैं। और जैसा आप गुट की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की कोई स्थिति दिखती तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कहीं क्षेत्रीय लीडरशिप जो है किसी एक गुट के तौर पर देखी जाती हो। कैलाश विजयवर्गीय जो है काफी सीनियर लीडर हैं, और जिन गोलू शुक्ला की आप बात कर रहे हैं कि ये पहले से उनके करीबी रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय से, और अब जो संजय शुक्ला हैं ये भी आ गए हैं, जो कि बीजेपी में आ गए हैं, तो इनको भी अपनी जगह बनाने के लिए, यह कहिए कि कैलाश विजय के खेमे में इनको अपना स्थान बनाने के लिए अभी मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन चूंकि बड़े व्यवसायी हैं, संपन्न हैं हर तरीके से, और एक वोट बैंक की अगर जाति की राजनीति आप देखें तो वहाँ का मालवा का जो ब्राह्मण है वो इस परिवार के साथ में जुड़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं इनकी एक जो चुनावी उपयुक्तता है उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी संजय शुक्ला को भी जो है, या कैलाश विजयवर्गीय जो है संजय शुक्ला को भी महत्व देंगे। हालांकि वहाँ पे अभी 2 खेमे जो दिखते हैं, इसमें एक शिवराज खेमा भी है, उनके भी 3 विधायक है वहाँ पर, लेकिन अब शिवराज की कोई बड़ी राजनीतिक भूमिका मध्य प्रदेश में दिखती नहीं है। चौबे जी, जिस तरह से शुक्ला जी ने एक बात छेड़ दी अंदर की बात में कि वहाँ शिवराज जी के भी 3 विधायकों का अच्छा तगड़ा दखल है, जो मेरी जानकारी में हो उसको आप और कंफर्म करेंगे। एक दीपालपुर, एक 4 नंबर जिसको इंदौर की अयोध्या कहा जाता है, और तीसरा सबसे बड़ा जो माना जाता है जिसको हम मान भी सकते हैं कि 5 नंबर भी एक तरह से ये माना जाता है कि इस ओरा से बाहर की विधायक हैं। तो इस बारे में क्या पुख्ता जानकारी? देखिए, 5 नंबर का जहां आप जिक्र कर रहे हैं वो महेंद्र हार्डिया की सीट है। महेंद्र हार्डिया की अगर सीनियरिटी देखा जाए तो मैं देख सकता हूं कि वो छात्र जीवन से नेतागिरी में है और यूनिवर्सिटी के कॉलेजों के अध्यक्ष रहे हैं, और अगर वरिष्ठता से देखा जाए तो वो किसी मायने में कैलाश विजयवर्गीय से कम वजनदार नहीं है वरिष्ठता में, लेकिन राजनीतिक रूप से वो जरूर पीछे रह गए हैं, पीछे चले हैं, और एक सौम्य छवि, एक शांत छवि बना के चले वो। और हालांकि उनको मंत्रिमंडल में भी जगह मिली थी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे, और उसके बाद उनको उनके टिकट को लेके भी माथापच्ची होती रही, ये स्थिति आ गई थी, और बाद में बड़ी मुश्किल से हुआ टिकट। एक बार जीत भी उनकी बड़ी मुश्किल से हुई है, बहुत ही किनारे से प्राणवायु मिली उन्हें, बहुत ही कम मार्जिन से जीते। तो वो उनको कहा जाता है क्योंकि मंत्रिमंडल में जगह मिली थी तो इसलिए वो एक गुट के माने गए, लेकिन
आमतौर पे उनकी छवि किसी गुट से बहुत मेल नहीं खाती है। उनका अपना एक स्थानीय तबका है जो उनके साथ है, और वो 5 नंबर में वैसे निर्विवाद रहे हैं, लेकिन हाल के सालों में उनकी स्थिति कमजोर हुई है। फिर भी इस वक्त वो विधायक है, और संभव है कि शिवराज जी के वरद हस्त के कारण ही टिकट फिर मिल पाया, उनको बड़ी मुश्किल से मिला है। और एक बात शुक्ला परिवार में मैं जोड़ना चाहूंगा कि मालवा में, जैसा शुक्ल जी कह रहे थे, अगर ब्राह्मणों का संगठन बना कोई, और वो नियमित रहा बैठकों में और निर्णयों में, तो वो ब्राह्मण समाज का पहला संगठन शुक्ला परिवार के जो पितृ पुरुष है विष्णु प्रसाद शुक्ला, बड़े भैया, उन्होंने ही संगठित तौर पे इस आकार को खड़ा किया था। और अभी भी वो संस्था काम कर रही है, सक्रिय है, उसका अपना एक औपचारिक आकार है, काम निर्णय होते हैं, काम करती है। और उसी के झंडे तले सर्व ब्राह्मण युवा परिषद भी काम कर रही है, उसमें भी लगभग उनके ही परिवार से जुड़े लोग या रिश्तेदार आगे हैं और वो उसको सक्रिय बनाए हुए हैं। तो इस तरह ब्राह्मणों में उनकी पैठ, खास करके कानकुब्ज समाज जो है ब्राह्मणों का, उसमें पैठ उनकी काफी है। और जिस विधानसभा का आप शिवराज जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, 4 नंबर, वो उसका विधानसभा 2 जो कैलाश विजयवर्गीय की सीट मानी जाती है, मील क्षेत्र है जो इंदौर का पुराना, उसमें दूरियां रही, और वो दूरियां मंच पे और कार्यक्रमों में दिखाई देती रही, बयानों में दिखती रही। और शहर के हित के बारे में जब निर्णय के सवाल आए तो उनमें भी वो दूरियां दिखाई दी, अलग अलग ध्रुव पे खड़े दिखे। और ये बात सच है कि जब से सत्ता बदली है तब से 4 नंबर का जो आवाज है, जो उनका वजूद है, जो उनका कद है, वो अब दिखाई नहीं दे रहा है। और जो कुछ दिख रहा है वो विधानसभा नंबर 2, जो कभी कैलाश विजयवर्गीय के नाम की पर्याय थी, बाद में वो अन्य विधानसभाओं से भी लड़े और जीते हैं, लेकिन 2 नंबर उनकी मैं कह सकता हूँ कि अपनी सीट थी बनाई हुई। तो वहां से अब 2 नंबर का ही आकार, प्रकार और आवाज सुनाई देती है। इसलिए इंदौर में बाकी विधानसभाओं में और कोई आवाज अब बची नहीं है। और 4 नंबर जिसे आपने अयोध्या कहा, वो किसी जमाने में लक्ष्मण सिंह गौड़, उनके जो विधायक थे पहले, मौजूदा विधायक के पति, वो उनके कारण वो अयोध्या बनी या कही गई, और उन्होंने उसके लिए बहुत मेहनत की, बहुत काम किया था। बात की फसल तो काटी गई है, परिवार ने उसी पर से आगे काम बढ़ाया और उसको अपना बनाया, लेकिन अब राजनीतिक आवाजों में वो आवाज जरा धीमी है, पीछे रह गई है। आपसे ऐसा ही मैं चौबे जी देपालपुर के बारे में और जानना चाहेंगे हमारे दर्शक आपसे। देपालपुर को अगर पहचाना गया, हालांकि कई विधायक रहे, नेता रहे वहाँ, इंदौर जिले की बहुत सक्रिय ग्रामीण सीट कही जा सकती है। वो बहुत ही सक्रिय है, कहीं कहीं तो वो शहर को मात देती है सक्रियता में। और वहाँ जो नाम रह गया और चलता रहा वो रहा निर्भय सिंह पटेल का, जो बीजेपी के और संघ के बहुत पुराने और बड़े कद्दावर नेता रहे, और उनकी लोकप्रियता भी बहुत रही और उनका प्रभाव और दबदबा भी बहुत रहा। उनके परिवार ने भी वो फसल आगे काटने और बनाने की तैयारी कोशिशें की, कुछ सफल रहे, कुछ असफल रहे, लेकिन दादा निर्भय सिंह पटेल का जो एक कद था राजनीति में, वो दोबारा उस क्षेत्र में नहीं बन सका। और वैसे वो सीट कांग्रेस के लिए भी बड़ी सक्रिय सीट रही है, कई नेता वहाँ सक्रिय रहे हैं। देपालपुर राजनीतिक रूप से कई मामलों में इंदौर से ज्यादा संवेदनशील है। जी चलिए, तो अंदर की बात में आज हमने समझा इंदौर की सियासत को। इंदौर की सियासत को जिस तरह शुक्ला जी ने और चौबे जी ने पूरे विस्तार से बताया कि आखिर 9 की 9 विधानसभाओं की राजनीतिक गणित क्या है और वहाँ का वरदहस्त किसका और किसकी राजनीतिक हस्ती कितनी है, ये महत्वपूर्ण बात है। और आखिर कद्दावर नेताओं की राजनीति का दखल कितना है। अब लेकिन अंदर की बात में बात करेंगे विंध्य के सूबे की। विंध्य के सूबे से मेरा तात्पर्य सीधे से मिल रहा है दूसरी खबर की, जो हमें मिल रही है विंध्य से।
जी हाँ, विंध्य की एक महिला मंत्री ने गजब का संकल्प किया जो इन दिनों चर्चा में है। महिला मंत्री ने सरकार के और अपने मंत्री पद के 1 साल पूरा होने पर पदयात्रा निकाली और मिसाल देने की कोशिश की है कि सभी को अपने क्षेत्र में इस तरह का कार्य करना चाहिए। महिला मंत्री की यात्रा बहुत ज्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन मकसद संदेश देने का बहुत लंबा है। सतना से शुरू हुई यात्रा मां शारदा के पीठ मैहर में समाप्त हुई। देवी के दर्शन के साथ उज्जवल भविष्य की महिला मंत्री ने कामना की। तो आज करेंगे इसी पर बात और समझेंगे इसकी सियासत की वानगी को। तो अंदर की बात में हमारे साथ शुक्ला जी से शुरुआत करेंगे इस दूसरी खबर की। शुक्ला जी, एक तो महिला मंत्री का संकल्प क्यों और महिला मंत्री कौन? ये मंत्री सरकार में शहरी विकास राज्य मंत्री हैं प्रतिमा बागड़ी जी। रेगांव विधानसभा है, यहाँ से विधायक हैं और 1 वर्ष पूरा होने पर इन्होंने एक संकल्प यात्रा निकाली है। ये बुधवार को शुरू हुई थी और जैसा आपने बताया कि बहुत लंबी यात्रा नहीं थी, 50 किलोमीटर की यात्रा थी। सोहावत में चंडी देवी का एक मंदिर है, वहां से यात्रा प्रारंभ होती है और केरा में रात्रि विश्राम के बाद में ये शारदा माता मैहर पहुंचती है। इसके पहले इस यात्रा का एक स्वागत भी होता है और जो मैहर के विधायक है श्रीकांत चौधरी इसका स्वागत करते हैं। ये विंध्य प्रदेश की राजनीति में आप ये देखिए कि कुछ नेताओं के बीच में अहम को लेकर या वर्चस्व को लेकर जो एक टकराहट है, बीच में ये यात्रा जो है वो काफी चर्चा में रही यात्रा ये, क्योंकि इस यात्रा में कोई और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी कोई लीडरशिप नहीं शामिल होती है। स्थानीय नेताओं को भी इसमें बहुत ज्यादा जो है महत्व नहीं मिलता है। लेकर जो है प्रतिमा बागड़ी ही इसका नेतृत्व करती हुई दिखती है। ये उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र से शुरू होती है। प्रतिमा बागड़ी शहरी विकास मंत्री हैं, वो लगातार सक्रिय भी हैं, बहुत युवा है। वो पहली बार विधायक बनी और पहली बार ही उनको मंत्रिमंडल में जगह भी मिल गई। इसके पहले वो एक किसान परिवार से, मैं आपको बता दूं कि थोड़े राजनीतिक पृष्ठभूमि बता दूं, ये किसान परिवार से हैं। रेगांव के 5 बार के विधायक जुगुल किशोर बागड़ी की ये जो है नातिन लगती है ये, और ये एमए तक ये शिक्षित है ये। और पहला ये चुनाव लड़ी थी रेगांव से, इनको पराजय का सामना करना पड़ा था, लेकिन दूसरे चुनाव में 2023 के चुनाव में विधायक बनती है और अब उसको जो है पति मिला है। तो इनके बीच में और जो हमारे सतना के सांसद हैं गणेश सिंह और महापौर जो योगेश ताम्रकार है, उनके बीच में थोड़ा सा खटपट है। और खटपट के चलते जब ये यात्रा निकलती है, केवल जो है प्रतिमा बागड़ी के लोग और उनके समर्थक की यात्रा में नजर आते हैं। इससे कहीं थोड़ा सा ये चर्चा भी रही है कि प्रतिमा बागड़ी ने अपना कद बढ़ाने के लिए या बाकी नेताओं को भी जो है अपने गिरबान में छाटने के लिए इस तरह से उन्होंने यात्रा निकाली है। और उन्होंने ये कहा भी है, मैहर में जब उनसे पत्रकारों ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों को अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में इस तरह की यात्रा निकालनी चाहिए। तो एक युवा विधायक के द्वारा जो है सीनियर लीडरशिप को अगर ये संदेश दिया जा रहा है, इसकी चर्चा काफी हो रही है। फिलहाल तो जो है प्रतिमा बागड़ी जो है काफी सक्रिय रहती है, अपने विधानसभा क्षेत्र में भी सक्रिय रहती है और पूरे जिले में सतना में उनका विशेष फोकस रहता है। लेकिन अगर कामकाज के लिहाज से देखें कोई बड़ी उपलब्धि उनके खाते में नहीं। जी चौबे जी, जिस तरह देखिए शुक्ला जी ने सारी बातें विस्तार से बताई, मैं आपसे सिर्फ इस बात को अंदर की बात में समझूंगा कि ये बाकी के जो मंत्री हैं, चूंकि सरकार को भी लगभग 1 साल होने ही वाला है, तो क्या ये जो एक मिसाल देने की जो कोशिश है प्रतिमा बागड़ी की कि अपने क्षेत्र में लोगों से जुड़ने के लिए कम से कम पदयात्रा निकालना चाहिए और कम से कम बताना चाहिए कि विकास कार्य कितना हो चुका? देखिए दीक्षित जी, हमारे साथ शुकुल जी मौजूद हैं और विंध्य के बारे में कुछ कहना है तो उनसे आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं कहूँ विंध्य के बारे में हमारी पैनल में वो अंतिम वाक्य है उनका, वो जो कहेंगे फाइनल है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि एक आम तौर पे राजनीतिक चरित्र की जो बात आप कर रहे हो कि ये हर नेता कुछ न कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे वो अलग दिखाई दे, उसकी लोकप्रियता बढ़े और मीडिया उसको जगह दे और निश्चित रूप से मिलना जुलना हो, बात बढ़े, मुलाकातें, प्रभाव बढ़े। तो प्रतिमा बागड़ी ने ये पदयात्रा निकाली तो निश्चित है कि वो ये सब फायदे उसके देख रही हैं, जानती हैं। और मध्य प्रदेश में जो युवा पीढ़ी तैयार हो रही है और जो हमारे को शायद हम लोग बात करने को होंगे या ना होंगे, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि अब मैं उस वक्त क्या कहने की स्थिति में हूँगा या हूँगा कि भी नहीं।
लेकिन ये जो युवा पीढ़ी तैयार हो रही है अगले 20 साल में ये राजनीतिक फलक पर दिखाई देगी, और तब हम शायद इन यात्राओं को, इन बातों को, ऐसी नई नई नवाचारों को हम कहेंगे कि इनके करियर को बनाने में ये काम आया और इन्होंने ऐसी शुरुआत की थी और देखिए ऐसा किया, इसलिए आज ये कद मिला और ये ऊंचाई मिली। ये बातें ऐसे ही शुरू होती हैं और ऐसे ही आगे बढ़ती हैं। जी जी शुक्ला जी, इस मामले में एक अंतिम टिप्पणी आपसे लूंगा कि प्रतिमा बागरी ने जिस तरह से पदयात्रा निकालकर अपनी, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि क्षेत्र में लोकप्रियता बहुत है, लेकिन काम के मामले में इनके खाते में अभी तक कुछ गया नहीं। काम के खाते में तो कई मंत्रियों के नहीं गया होगा, तो स्वाभाविक सी बात है क्योंकि अभी 1 साल ही हुआ है, लेकिन नया नया पहली बार एक तो मंत्री बनी है, हारने के बाद फिर मंत्री बनी है, लेकिन राजनीतिक पृष्ठभूमि की है। लेकिन एक बात और जो समझना चाहता हूँ, जो मैं, आप भी मेरी बात की, जैसे चौबे जी ने कहा कि विंध्य की राजनीति को आप बहुत गहराई से और गंभीरता से जानते हैं, इनके परिवार में भी राजनीतिक विद्वेषता के कारण इनकी पराजय हुई थी। मेरेगांव विधानसभा में ये जुगल किशोर बागड़ी के जो पुत्र थे पुष्पराज बागड़ी, वो टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे, लेकिन उस वक्त जो है शिवराज जी और बीडी शर्मा और अन्य जो पार्टी के नेता थे उन्होंने प्रतिमा बागड़ी को टिकट दी थी, और परिवार में जो एक विघटन था जिसके चलते जो है इनको हार का, पराजय का इनको सामना करना पड़ा था। ये डिप्टी सीएम जो राजेंद्र शुक्ल जी हैं उनकी करीबी मानी जाती हैं, और विंध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ जो टकराहट है नेताओं के बीच में, उसमें इनका भी नाम अब चर्चा में है, ये भी सुर्खियों में है। नागेंद्र सिंह जो वरिष्ठ विधायक है नागौद के, ये वो चेहरा पहुंची थी, वो उनका निर्वाचन क्षेत्र है, लेकिन वहां पर नागेंद्र सिंह के तरफ से न तो कोई इस यात्रा का स्वागत किया गया, न उन्होंने कोई आशीर्वाद दिया, न इन्होंने आवश्यकता महसूस की। तो ये ठीक है कि इन्होंने एक यात्रा निकाली है अपने जो जी, ये है कि किसी नेता की, किसी विधायक की जन उपयोगिता क्या है। जी, मैं आपको बताऊं कि आज भी नगर निगम में या जो शहरी विकास मंत्री हैं, ये स्वायत्त संस्था इन्हीं के उसमें अधीन आती हैं, गजब का भ्रष्टाचार है। 1 रुपए की चीज 10 रुपए में खरीदी जाती है। कभी जो इन्होंने इससे आपत्ति नहीं की। गुणवत्ताहीन तमाम तरह के कार्य चल रहे हैं, उससे भी ये वाकिफ है, कभी उस पर इन्होंने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। इन्होंने कभी किसी ऐसे अधिकारी को जो है डांट फटकार नहीं लगाई जो एरोगेंट है या जिसकी प्रशासनिक अराजकता चर्चा पर रहती है। तो आप ठीक है, आप लोगों के पास बेहतर विकल्प नहीं होता है तो किसी न किसी को चुनते अवश्य हैं, लेकिन अगर जनउपयोगिता देखी जाए तो मुझे नहीं लगता है कि विंध्य की राजनीति में राजेंद्र शुक्ल वगैरह जो है वो थोड़ा सा अपवाद है, या सांसद गणेश सिंह जी इस मामले में थोड़ा सा अपवाद कहे जा सकते हैं कि जनता में उनकी उपयोगिता भी है, लेकिन अभी जो है अपनी जन उपयोगिता साबित करने में नाकाम रही है प्रतिमा बागड़ी जी। बेहतर तो ये होता है कि वो जो यात्रा निकाल रही थी, उस यात्रा के दौरान वो लोगों से मिलती, कई नगर पंचायतें उनकी यात्रा के पड़ाव में थी, जैसे चेहरा नगर पंचायत थी, मैयर भी पहुंची थी, वहां वो देखती कि किस तरह से वहां पे नगरीय संस्थाएं जो है किस तरह से कार्य कर रही हैं, किस तरह से गंदगी पसरी हुई, कैसे गुणवत्ताहीन कार्य हो रहे हैं। तो इस पर वो अगर फोकस करती तो निश्चित तौर पर उनकी यात्रा जो है सराहनीय यात्रा होती। अभी तो केवल ये, जैसा भी हमारे परम आदरणीय चौबे जी कह रहे थे कि ये सुर्खियां बटोरने के लिए भी कई बार इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा ये कुछ नहीं था। अंदर की बात में जिस तरह से बात हुई महिला मंत्री मतलब प्रतिमा बागड़ी की, उनने 1 साल पूरा होने पर जो है पदयात्रा निकाली है और अपनी क्षेत्र में लोकप्रियता को स्थापित करने या बरकरार रखने के लिए पदयात्रा है। लेकिन चौबे जी और शुक्ला जी, आप दोनों ने ही अपना मुनासिब वक्त निकाला, आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद। तो अंदर की बात में हमने जिस तरह से बात करी, इंदौर की सियासत को पूरी तरह से समझा कि इंदौर की राजनीति में किस तरह के नेताओं का किस तरह का वरदहस्त है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर थी विंध्य की। विंध्य के सूबे में इस समय महिला मंत्री की पदयात्रा बड़ी चर्चा में है। महिला मंत्री ने 1 साल पूरा होने पर जो है पदयात्रा निकाली, लेकिन ये सियासी तौर पर कई संदेश दे रही। सतना से लेकर भोपाल तक इसका संदेश आया है। अंदर की बात में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। देखते रहिए DNN न्यूज़। नमस्कार।